मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो पोस्को एक्ट से संबंधित है। पोस्को से संबंधित एक और डिसीजन है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया था। और इस मामले को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट का दिया हुआ ये डिसीजन था, जिसके अंतर्गत उसने आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। बहुत से लोग इस केस को 22/9/2021 के केस के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसमें कि नाबालिगों ने अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे, तो उसको पोस्को के अंतर्गत ना लेके उस मामले में आरोपी को बलात्कार के केस से बरी कर दिया गया था। क्या था ये पूरा मामला? किन आधारों पर न्यायालय ने जो उच्च न्यायालय थी कलकत्ता उच्च न्यायालय, किन आधारों पर उसने पोस्को एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले में आरोपी व्यक्ति को, जिसको पनिशमेंट मिल चुकी थी, उसकी सज़ा को ख़त्म करके उसको बरी कर दिया? ऐसा क्या पॉइंट उनके पास थे? वही सब हम देखेंगे आज के अपने इस वीडियो में। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं पोस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था। एक व्यक्ति को सज़ा हुई थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस सज़ा को ख़त्म कर दिया था। क्या था ये मामला? नाबालिगों के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध पोस्को का मामला नहीं होगा, यह कहते हुए बलात्कार के आरोपी बरी। कलकत्ता उच्च न्यायालय। रंजित राजवंशी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 17 सितंबर के एक फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आरोपी के साथ पीड़िता की परिपक्वता और आचरण एक आरोपी को यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराते समय प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं। 16 साल की लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को उलटते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये कहा कि नाबालिग के साथ यौन संबंध का स्वैच्छिक संयुक्त कार्य यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के तहत अपराध को आकर्षित नहीं करेगा, पास्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत नहीं आएगा। न्यायालय ने कहा कि 16 साल की लड़की अगर अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाती है तो वो पोस्को के अंतर्गत नहीं आएगा। ये देखते हुए कि अदालत जीवन की व्यवहारिक वास्तविकताओं से अंधी नहीं हो सकती है। अदालत ने ये कहा, न्यायालय ने ये कहा कि जीवन की जो वास्तविकता हैं, जो व्यवहारिक रूप से वास्तविकता जीवन में है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 17 सितंबर के फैसले में न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा कि पीड़िता की परिपक्वता और साथ ही आरोपी के साथ पीड़िता के पिछले आचरण ने किसी को यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराने के लिए प्रासंगिकता प्राप्त कर ली है। मतलब सीधा सा यहाँ है कि जो न्यायमूर्ति थी उन्होंने ये कहा कि अगर पीड़िता समझदार है, परिपक्व है, वो समझती है और उसने अगर अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, भले ही वो 16 साल की लड़की है, लेकिन इसके पहले भी वो बना चुकी है। उन दोनों के बीच में इसका आचरण ऐसा दर्शाता है कि उन दोनों के बीच के जो संबंध थे वो अच्छे थे, तो यहाँ पर ये पोस्को के अंतर्गत नहीं आएगा। मौजूदा मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच अगर पिछले संबंध की बात करें तो कई मौके पर उनके शारीरिक मिलन से इस बात की प्रबल धारणा बनती है कि कथित रूप से आपत्तिजनक कृत्य दोनों तरफ से सहभागी है, न कि आरोपी का एक तरफा कृत्य था। मतलब न्यायालय ने ये माना
कि इसके पहले भी दोनों के बीच में सेक्स हुआ है, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हैं, तो ये इस बात को प्रूफ करते हैं कि ये जो दोनों के बीच में संबंध बने हैं, आपत्तिजनक जो कार्य है, ये दोनों तरफ से सहभागी थे। एक केवल आरोपी का एक तरफा कार्य नहीं था कि उसने उसका रेप किया हो या आरोपी ने ही उसके साथ केवल शारीरिक संबंध बनाए हों। दोनों तरफ से दोनों बराबर के जिम्मेदार थे और ऐसा नहीं कि एक ही बार, इसके पहले भी कई बार ये लोग आपस में संबंध बना चुके हैं। और न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि भले ही एक नाबालिग की सहमति को भारतीय कानून के तहत वैध नहीं माना जाता है, ये तथ्य कि पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध यौन कार्य किया गया था, एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत दोषी ठहराने के लिए स्थापित किया जाना था। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने आगे ये भी कहा कि एक आरोपी को स्वैच्छिक यौन कृत्य के लिए धारा 376 या पास्को अधिनियम के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने ये कहा कि ना तो उसको हम आईपीसी के अंतर्गत आरोपी ठहरा सकते हैं और ना ही पास्को के अंतर्गत, क्योंकि दोनों की अपनी रजामंदी थी। उस लड़के ने उस लड़की का रेप नहीं किया, बल्कि दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने थे। इन टिप्पणियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी की सजा को उलट दिया और ये कहा कि वह भेदन यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं हो सकता, भले ही प्रवेश की कार्रवाई हुई हो। इसे दोनों पीड़ितों की भागीदारी को शामिल करते हुए जुनून का एक सहभागी क्षण माना जा सकता है और आरोपी जो है वो सजा से बच गया। कैसे भाई, न्यायालय ने एक टिप्पणी की और न्यायालय ने ये कहा कि दोनों को हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना, तो केवल ये कि लड़के का लिंग जो है वो प्रवेश कर गया था तो उसका रेप हो गया। उन्होंने ये कहा कि दोनों की भागीदारी को हम ऐसा भी मान सकते हैं कि दोनों के बीच में ये एक ऐसा क्षण था, ऐसा पल था, ऐसा जुनून था कि वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और दोनों ने ही शारीरिक संबंध बना लिए। तो यहाँ केवल जो व्यक्ति है, आरोपी है, उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सजा जो है वो पास्को अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ आईपीसी की भी गलत व्याख्या पर आधारित है। व्यवहारिक वास्तविकताओं को बंद करके कानून की व्याख्या नहीं कर सकते। कलकत्ता एससी रंजित रघुवंशी द्वारा दायर एक अपील पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था, जिसे जुलाई 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पास्को अधिनियम की धारा 4 प्रवेश यौन हमला के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। और आरोप क्या था? ये था कि 12 अगस्त 2017 को हुई घटना के समय 22 साल के राजवंशी पर 16 साल की एक लड़की के रेप का आरोप था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पॉस्को अधिनियम के तहत एक बच्चे की परिभाषा के अनुसार यहाँ तक कि 17 साल और 364 दिन की उम्र का एक व्यक्ति भी एक बच्चे के रूप में योग्य होगा। अब उन्होंने कहा कि भाई 365 दिन, यानी कि अगर 18 साल में एक दिन भी कम है तो भी वो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत ही आएगा, वो बच्चे के रूप में ही आएगा, लेकिन उसकी परिपक्वता दूसरे से बहुत अलग नहीं होगी। व्यक्ति जो से सिर्फ एक दिन बड़ा था, यानी 18 साल का था, अगर एक दिन कोई इससे बड़ा है तो हम ये नहीं मान लेंगे कि लड़की जो है वो नाबालिग है और लड़का चूँकि 18 का है और लड़की जो है वो 17 साल और 364 दिन की, यानी एक दिन ही केवल लड़के से छोटी है, तो लड़की नाबालिग और लड़का बालिग हो गया। इसके अलावा अदालत ने आगे ये भी कहा कि एक कानून की व्याख्या व्यवहारिक वास्तविकताओं से आंखें बंद करके और उचित परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए
के साथ नहीं की जा सकती। इसमें ये कहा गया कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच करते समय उसकी उम्र, उसकी परिपक्वता, उसकी समझदारी, सोचने समझने की क्षमता, इन सारे कारणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। पास्को का दुरुपयोग ना किया जाए, पास्को एक्ट को दुरुपयोग का साधन नहीं बनाया जाए। इस विशेष मामले के लिए न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने पीड़िता की जांच करने वाले 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट ने उसके बलात्कार के आरोपी की पुष्टि नहीं की थी। उन्होंने पीड़िता पर बल प्रयोग से भी इनकार किया था और ये देखते हुए उसकी चिकित्सा जांच में उस पर कोई बाहरी चोट का खुलासा भी नहीं हुआ था। न्यायाधीश ने ये कहा कि पीड़िता ने एक डॉक्टर के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि उसका आरोपी के साथ पूर्व संबंध था और उसकी मां ने भी उन दोनों के बीच पिछले संबंध को स्वीकार किया था। न्यायालय ने ये कहा कि पीड़िता के अनुसार उसकी मां ने घटना वाले दिन आरोपी को फ़ोन किया था, उससे शादी करने के लिए कहा था। वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि शिकायत केवल पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी पर दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई थी। इसके बावजूद बलात्कार का गंभीर अपराध उस पर कथित रूप से किया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार ये तथ्य कि पीड़िता के परिवार ने आरोपी से शादी का प्रस्ताव रखा था, बलात्कार के आरोप के अनुकूल नहीं था। न्यायाधीश भट्टाचार्य ने कहा, पास्को अधिनियम के प्रावधानों को बच्चों की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त निर्माण दिया जाना चाहिए, न कि किसी को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए दुर्व्यवहार के साधन के रूप में। इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया, क्योंकि कई विरोधाभास के साथ साथ घटनाओं की श्रृंखला में कई लापता लिंक का अस्तित्व था। राजवंशी की सजा केवल पीड़ित के मौखिक साक्ष्य पर आधारित नहीं हो सकती थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसके अंतर्गत 16 वर्षीय की लड़की के रेप के आरोपी को बरी किया गया था। उसको पोस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं माना था और न्यायालय ने ये माना था कि अगर अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये आरोप नहीं, ये रेप नहीं है। और ये मामला मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वर्तमान में हम कई मामलों में ये देख रहे हैं कि नाबालिग जो हैं वो शारीरिक संबंध तो बनाते हैं, लेकिन रेप के केस में भी वो फंसा देते हैं। बहुत से रेप के केसेस जो हैं 90% जो है वो झूठे होते हैं। 10% ही मामला ऐसा होता है जो वास्तव में रेप का होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट से करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।